नमस्कार। मैं डॉक्टर अभिया जोगलेकर शासकीय दुर्गो महिला महाविद्यालय में गृह विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम लोग बीएससी भाग 1 होम साइंस के प्रथम प्रश्न पत्र बेसिक न्यूट्रिशन के यूनिट 1 जिसमें कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन है, इसके अंतर्गत हम लोग आज देखेंगे कि पाक क्रिया के दौरान मुख्य रूप से जो टर्मिनोलॉजीज यूज की जाती है वो कौन कौन सी हैं। इसका उपयोग छात्राएं प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों में कर सकती हैं। बेसिक टर्मिनोलॉजी या ऐसे शब्द जो है जिनका उपयोग हम पूरे पाक क्रिया में करते हैं, इस अध्याय को तैयार करते समय मैंने इसको 3 भागों में बांटा है। पहले भाग में हमने देखेंगे कि जो तैयारी होती है पाक क्रिया की, उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है कटिंग। तो कटिंग से संबंधित जो जो टर्मिनोलॉजीज है हम पहले देखेंगे कि वो क्या है और उनको क्या नाम से जानते हैं। सबसे पहला पील। पील मतलब छीलना। टू कट ऑफ द थिन आउटर स्किन or layer of a fruit or vegetable by using vegetable peeler or small or short knife known as paring knife। अर्थात कि किसी भी वस्तु को अगर पतले हम पीलर से जो है उसका छिलका उतारते हैं, तो छिलका उतारने की जो प्रक्रिया है वो पीलिंग की प्रक्रिया कहलाती है। और पाक क्रिया में हम कोई भी वस्तु जो भोज्य वस्तु होती है उसमें ये पहले नंबर पे प्रक्रिया संपन्न करते हैं। दूसरी प्रक्रिया कहलाती है स्लाइसिंग, मतलब काटना। भोज्य वस्तु को जैसे यहाँ पे चित्र में दिखाई दे रहा है, अलग अलग आकार में जो हम काटते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, यह प्रक्रिया स्लाइसिंग की प्रक्रिया कहलाती है। इसमें एक बात को हम ध्यान में जरूर रखेंगे कि इस प्रक्रिया को करते समय, जैसा यहाँ पे चित्र में स्पष्ट हो रहा है, हम बोर्ड, चॉपिंग बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ये भी चॉपिंग बोर्ड के ऊपर किया जा रहा है, पर इसमें चाकू के स्थान पर यहाँ पर हम जो कटर होता है उसकी सहायता से इसको काट रहे हैं। तीसरे नंबर पे है जो प्रक्रिया है वो शब्द जो है चॉपिंग। बच्चों को ये सभी अंग्रेजी के जो शब्द है वो याद रखने चाहिए, क्योंकि इनका उपयोग आप अगर ज्यादा करेंगे तो इनको ज्यादा अच्छे से समझ सकेंगे। किसी भी सब्जी या फल को, विशेष रूप से सब्जियों को बिल्कुल बारीक बारीक टुकड़े के रूप में काटना जो है चॉपिंग की प्रक्रिया कहलाती है। और इस प्रक्रिया में जो प्रयुक्त होने वाले चाकू है वो कंपैरेटिवली तेज धार वाले होते हैं। नेक्स्ट आता है क्यूब। काटने की प्रक्रिया, जैसे मैंने बताया कि काटने से संबंधित हम जो शब्दावली है उसका यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं। जब किसी भी सब्जी को आधा इंची या उससे थोड़े से बड़े हो सकते हैं टुकड़े, उनसे बड़े, जैसे यहाँ पे चित्र में परिलक्षित हो रहा है, इस आकार के हम सब्जियों के टुकड़े करते हैं, तो ये सब्जियों के एक समान आकार के बड़े बड़े टुकड़े जो हैं वो क्यूब के नाम से जाने जाते हैं। और इसको काटने का यहाँ पर जो तरीका है वो बहुत ही आसानी से हम समझ सकते हैं कि आलू है तो इसमें अगर हमको आलू के क्यूब काटने हैं तो इस प्रकार से इसके पहले लंबे टुकड़े करने चाहिए। 2 भाग में काटकर हमने लंबे टुकड़े किए हैं और उसके बाद में हमको जितने भी बड़े साइज के पीसेस चाहिए हम उतने साइज के पीसेस कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार से जो चौकोन एक समान आकृति की कटिंग जो है वो क्यूब कटिंग कहलाती है। क्यूब से ही बिल्कुल मिलता जुलता जो वर्ड है वो है डाइस। किसी भी भोज्य वस्तु को एक समान आकार में जब काटा जाता है और चारों तरफ से जब इसका आकार बिल्कुल एक समान होता है वो डाइस कहलाता है। डाइस 3 प्रकार से किया जा सकता है। पहला जो है लार्ज डाइस के नाम से जानते हैं, जिसमें एक जो सब्जी का जो टुकड़ा है उसकी जो साइज है 1 इंची बाय 1 इंची बाय 1 इंची, अर्थात लंबाई, चौड़ाई और मोटाई जो है वो 1 इंची की होती है। मीडियम साइज का जो है वो आधा इंची बाय आधा इंची बाय आधा इंची, अर्थात आधा इंची की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई होती है। और जो सबसे छोटा होता है उसकी जो साइज है वो 1/4 इंचेस होती है।
जैसा मैंने लार्ज में बताया, तो लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों जो है 1/4 इंच की जब होती है तो वो स्मॉल साइज के डाइस कहलाते हैं। और हम सब्जियों के लिए या जब ब्लांच करना होता है या जैसे पुलाव हमको बनाना है, हम उन सब के लिए जो सब्जियों को कट करते हैं तो वो डाइस पद्धति से हम करते हैं, डाइसिंग करते हैं उनकी। और इसके लिए जो पिछले साइड में मैंने बताया था कि पहले इनके कटिंग करने के लिए लंबी कटिंग की जाती है और लंबी कटिंग करने के बाद उनके फिर आड़े काट किए जाते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर की जो प्रक्रिया है वह कहलाती है ग्रेटिंग की प्रक्रिया, किसना, हम हिंदी में जिसको कि किसने की प्रक्रिया कहते हैं। सबसे पहले इस प्रक्रिया के लिए हम जो आउटर कोटिंग होती है, जो छिलका होता है, उसको उतार लेते हैं और उसके बाद में किसनी के माध्यम से हम जब लंबे लंबे बड़े बड़े टुकड़े जो है स्लाइसेस इसके सब्जी के करते हैं, तो यह जो हमको सब्जियां मिलती हैं पीसने के बाद में, वो ग्रेटेड वेजिटेबल्स कहलाती हैं। इस प्रकार से जो सब्जियां होती हैं उनका उपयोग हम खास करके सलाद बनाने के लिए करते हैं, या बहुत से चाइनीज आइटम्स में हम इसका इस प्रकार से कटिंग जो है करते हैं। जलूनी जो है यह एक अलग प्रकार की जो है प्रक्रिया है, और इसके लिए सबसे पहले सब्जी को बहुत अच्छे से धोया जाता है और उसके बाद में हम उसको छीलते हैं। छीलने के बाद में सब्जियों को लंबे लंबे जो है माचिस की जैसे तीलियां होती हैं वैसे लंबे लंबे हम उनके कट करते हैं। ये जो लंबाई के कट होते हैं इनके हम मिनिमम 2 इंच लंबे जो है करते हैं, इनसे हम लंबे भी कर सकते हैं। और लंबे 2-2 इंच लंबे कट करने के बाद में और फिर उसको हम जो है इस प्रकार से पतले पतले स्लाइसेस में कट करते हैं। तो 2 इंच काटने का मतलब यह है कि आड़ा काट करेंगे, हम इसको लंबे में आड़ा कट नहीं करेंगे। जैसा मैंने पिछले स्लाइड में 2 स्लाइड पहले आपको बताया था कि आलू के हमने जो है डाइसिंग किया था या क्यूब बनाए थे, तो उसमें जिस प्रकार से हमने किए थे, तो गाजर जो है उसके 2-2 इंच के पहले हम गोल स्लाइसेस जो है वो काटेंगे और उसके बाद में उनको हम लंबा लंबा इस प्रकार से चाकू की सहायता से कट करते हैं। तो ये यहाँ पे अलग अलग प्रकार की सब्जियां जो है दिख रही हैं, और इनके फिर जो है पहले 2 इंच लंबाई के हम पीसेस काटेंगे और उसके बाद में 1 से 2 मिलीमीटर थिकनेस वाले जो है सब्जियों को कट किया जाता है। इनका उपयोग भी हम जो है सिंपल सॉटे की हुई जो सब्जियां होती हैं उनके लिए, और इसके अलावा जो है चाइनीज फूड्स के लिए इसका उपयोग करते हैं। अगली जो प्रक्रिया है जो हम पाक क्रिया के दौरान ये प्रारंभिक तैयारियों में ही की जा के अंतर्गत आती है, ये होती मिंसिंग। जब किसी विशेष आकार के बिना, चाहे हम सब्जियां हो चाहे ये मीट है, तो इसको जब हम कट करते हैं तो इरेगुलर शेप की जब कटिंग होती है तो वो प्रक्रिया मिंसिंग की प्रक्रिया कहलाती है। और इसमें जो टुकड़े होते हैं वो डाइस से भी, जो सबसे छोटा आकार का साइज होता है डाइस का, उससे भी ये छोटे होते हैं। इसके अलावा हम भारतीय हैं, और भारतीय परिदृश्य में अगर मैं बात करूं तो एक प्रकार जो है हमारे यहाँ पे कटिंग का बहुत फेमस है, जिसको कि हम फाक करना कहते हैं। तो फाक करने में जो है सब्जियों को पूर्ण रूप से नहीं कट किया जाता है। इसमें जो इसका यहाँ पे जैसे मिर्ची में दिख रहा है, उसका जो डंठल वाला भाग होता है वो एज इट इज इंटैक्ट रहता है, और हम केवल दूसरी तरफ से जो है उसको स्लिट करते हैं, उसको केवल कट करते हैं। और जब विशेष रूप से हमको भरवा सब्जियां बनानी होती है तो इस प्रकार से कटिंग जो है की जाती है। हम लोग सामान्य तौर पे जैसे भटा है, करेला है, कुंदरू है, इवन परवल जो है हम उसको स्लिट करके बनाते हैं। आप चाहें तो तरोई नाम की जो सब्जी होती है उसको भी इसी प्रकार से स्लिट करके केवल एक तरफ से हम उसको स्लिट कर काटते हैं, दूसरा वाला भाग जो है जुड़ा हुआ रहता है। और मिर्ची भी इसी पद्धति से, भरवा मिर्ची जो है इस प्रकार से बनाई जाती है। तो यह प्रकार जो है हमारे यहाँ पर उपयोग में अधिक आता है।
अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि पाक क्रिया जो है, ये सब्जियों की पाक क्रिया के पहले जो हम लोग जो टर्मिनोलॉजी थी उसका हमने अध्ययन किया। अब अन्य भोज्य वस्तुओं के पाक क्रिया के दौरान जो प्रक्रिया हम करते हैं उसमें जो उपयोग में आने वाली शब्दावली है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहला जो है वो हम सभी इससे परिचित है, पीसने की प्रक्रिया, ग्राइंडिंग। बड़े आकार के भोज्य वस्तुओं को छोटे आकार में पीसने की प्रक्रिया जो है वो ग्राइंडिंग की प्रक्रिया कहलाती है। इस प्रक्रिया के लिए सामान्य तौर पे हम या तो मिक्सर का इस्तेमाल करते हैं या बड़े बड़े ग्राइंडर्स होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे चित्र में बहुत स्पष्ट हो रहा है कि मांस के टुकड़े हैं उसको जो है बारीक किया जा रहा है। इस पद्धति से जैसे हमको सब्जियों का रसा बनाना है तो सब्जियों का रसा बनाने के लिए हम प्याज जो है उसको बारीक करते हैं। दाल है, पकोड़े बनाने के लिए दालों को जब हम पीसते हैं तो ये प्रक्रिया ग्राइंडिंग की प्रक्रिया कहलाती है और ये पाक क्रिया की पूर्व तैयारी के अंतर्गत आती है, आने वाली प्रक्रिया है। इसके बाद में एक प्रक्रिया विशेष रूप से जरूर आप सबको याद रखनी चाहिए, यह शब्द भी याद रखना चाहिए, यह कहलाता है मैरिनेट। मैरिनेट का मतलब यह है कि विशेष रूप से यह प्रक्रिया नॉनवेज आइटम्स में ज्यादा की जाती है। इस प्रक्रिया में नींबू के रस में और बहुत से मसाले के साथ में जो है नॉनवेज जो मांस का टुकड़ा है उसको डिप करके रखा जाता है। यह मैरिनेट करने की प्रक्रिया 2 से 4 घंटे तक के लिए की जाती है और सामान्य तौर पे इस प्रक्रिया के लिए नींबू के रस का या दही का उपयोग किया जाता है। दही या नींबू के साथ में बहुत सारे मसाले मिला करके मांस को ढक करके रख दिया जाता है और अगर इस प्रक्रिया को करते समय जैसे कि यह कांच के बर्तन में हमने जो दिख रहा है लिक्विड है, रस है, जूस है, इसके साथ में हमको बहुत से स्पाइसेस भी दिख रहे हैं। इसको अगर हम लोग एल्यूमिनियम की जो फॉइल होती है उससे ढक देते हैं तो उसका इम्पैक्ट जो है ज्यादा अच्छा होता है। और यह प्रक्रिया इसलिए की जाती है ताकि जो मांस है, सामान्य तौर पे मांस को पकने में काफी समय लगता है, तो ऐसी सभी वस्तुएं जिनको पकने में ज्यादा समय लगता है उनको नरम करने के लिए मैरिनेट किया जाता है और यह प्रक्रिया जिसके में हम लोग मैरिनेट करते हैं मैरिनेटिंग कहलाती है। एक और प्रक्रिया जो बहुत प्रचलन में है और हमको अगर पोषण मूल्य बचाकर रखना है, रंग बचाकर रखना है भोज्य वस्तुओं का, तो यह प्रक्रिया की जाती है जिसकी कहलाती है ब्लांचिंग। इस प्रक्रिया के माध्यम से हम हर उस भोज्य वस्तु को ब्लांच करके रख सकते हैं और इसके माध्यम से उस भोज्य वस्तु का रंग रूप दोनों सुरक्षित रहता है, इसके साथ ही इसका पोषण मूल्य भी सुरक्षित रहता है। इस प्रक्रिया में खासियत यह होती है कि भोज्य वस्तु को 30 सेकेंड से लेकर 1 मिनट तक खौलते पानी में रखा जाता है और खौलते पानी में 1 मिनट तक रखने के बाद में उसको तत्काल निकाल करके ठंडे पानी में डाला जाता है, बर्फ वाला पानी में इसको डाला जाता है। और यह प्रक्रिया जो चित्र में जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो बीन्स है उसको यहाँ पर ब्लांच किया हुआ है, गर्म पानी में से निकाल करके इसको ठंडे पानी में डाला जा रहा है। इस प्रक्रिया के माध्यम से हम ऐसे भोज्य वस्तुओं को भी ब्लांचिंग करते हैं जिसका कि छिलका उतारना है। टमाटर का अगर हमको प्यूरी बनाना है तो प्यूरी बनाने के लिए बेस्ट तरीका होता है ब्लांचिंग। इसके माध्यम से टमाटर, पीचेस, बादाम, इन सब को हम ब्लांच करके बहुत अच्छे से रख सकते हैं। इसकी प्रक्रिया करने से सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे जो है कि भोज्य वस्तु के खराब होने की जो दर है हम उसको कम करते हैं और भोज्य वस्तु की लाइफ जो है वो ज्यादा हो जाती है। इस प्रक्रिया को यहाँ पर हालांकि इसका जिक्र नहीं किया गया है पर आप लोगों से जरूर शेयर करना चाहूंगी पूर्ण रूप से। हम जितनी भी सब्जी हमको ब्लांच करनी है, हम पहले पानी गर्म करेंगे और पानी गर्म करने के बाद में उसमें उस सब्जी को जो है डालेंगे। 30 सेकेंड होने के बाद तत्काल यहाँ पर जो ये दिख रहा है इसमें हमने ठंडे पानी में उसको डाला है, बर्फ के पानी में डाला है और उसको
2 मिनट रखने के बाद में वापस निकाल लिया जाता है। और इस प्रकार से जो है ब्लांचिंग करके हम जब मटर को, यहाँ पे ये मटर दूसरे चित्र में दिख रहा है, साल भर तक प्रिजर्व करके भी रख सकते हैं। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ब्लांचिंग के माध्यम से भोज्य वस्तुओं की शेल्फ लाइफ जो है वो बढ़ जाती है। इसके बाद में ऐसी प्रक्रियाओं का हम जिक्र करेंगे जिनका उपयोग हम केक बनाने के समय खास करके करते हैं। बीटिंग की प्रक्रिया फेटना जो है कहलाता है। इस प्रक्रिया को अब आजकल जो है बहुत सारे किचन के अप्लायंसेस आ गए हैं। इस प्रक्रिया के लिए ब्लेंडर्स या ये इस प्रकार से इलेक्ट्रिक जो बीटर्स हैं वो आ गए हैं। बीटर्स की सहायता से या चम्मच की सहायता से जो है इसको फेंटा जाता है। और इस प्रकार से जो एक उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं, अंडा है तो एग व्हाइट को जो है हम बीट करके उसमें अगर हमको फोम बनाना है तो फोम बनाने के लिए हम दोनों पद्धति का उपयोग कर सकते हैं, हाथ से और बीटर दोनों की सहायता से। सॉफ्ट स्मूथ मिक्स हमको जो मिक्सचर चाहिए है वो बनाने के लिए हम बीटिंग की प्रक्रिया करते हैं। यह प्रक्रिया बीटिंग कहलाती है। बेस्ट प्रक्रिया जो है सामान्य तौर पे नरम करने के लिए, कभी कभी आपने देखा होगा कि भोज्य वस्तु जब हम पकाते हैं तो ड्राई पड़ जाती है। आपने मान लीजिए कि चिकन, यहाँ पे जैसे चित्र में दिख रहा है चिकन है और जो है इसका मीट का टुकड़ा है, तो ये टुकड़ा जब कुक किया जाता है तो अगर उसमें पानी का अंश कम है तो कुकिंग की प्रक्रिया के दौरान इसमें से पानी का अंश जो है वो इवोपरेशन से उड़ जाता है और वो वस्तु बहुत ड्राई हो जाती है। तो उसकी ड्राइनेस को कम करने के लिए और उसमें स्पेसिफिक फ्लेवर और टेस्ट लाने के लिए उसको जो है ब्रश की सहायता से लिक्विड लगा करके उसको मॉइस्ट किया जाता है। ये प्रक्रिया जो है बेस्ट के नाम से जानी जाती है। अगली जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया और चित्र से ये बहुत स्पष्ट है, आटा गूंथने की प्रक्रिया जो है वह प्रक्रिया नीडिंग की प्रक्रिया कहलाती है। यह भी कुकिंग का प्री प्रिपरेशन वाली प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। इसमें जो सूखा आटा होता है उसको हम पानी की सहायता से जो है गूंथते हैं और गूंथ करके एक कड़ा हमको जो है मांस मिलता है। तो यह जो मांस मिलता है, जो कड़ा हमको गीला आटा मिलता है, उसको हम लोग डो के नाम से जानते हैं। और जो गूंथने की प्रक्रिया है उसको हम जो टेक्निकल शब्द सामान्य तौर पे शेफ के द्वारा कहा जाता है वह है नीडिंग की प्रक्रिया। ये जो आटा तैयार किया जाता है गूंथने के माध्यम से दो प्रकार से हो सकता है। सामान्य तौर पे हम रोटी या फुलके बनाने के लिए नरम आटे का इस्तेमाल करते हैं और कभी कभी जब हमको पूड़ियाँ बनानी होती है तो हम इस आटे को जो है कड़ा गूंथते हैं। या बहुत बार हमको जो मिष्ठान बनाने होते हैं जो उनके लिए हम आटा कड़ा गूंथते हैं। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसमें पानी जो है उस मिक्स करते हैं। डो से संबंधित ही यह दूसरी प्रक्रिया जो है, जब किसी एक ठोस भोज्य पदार्थ को रूप परिवर्तित करने की प्रक्रिया की जाती है। तो इस प्रक्रिया में जब हम उसको पानी मिलाकर घोल के रूप में बनाते हैं तो तैयार हमको जो मिक्सचर मिलता है वो बैटर के नाम से जाना जाता है, जिसको कि हम लोग हिंदी में घोल कहते हैं। यह घोल अलग अलग प्रकार के वस्तु के लिए अलग अलग प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि उसकी जो गाढ़ापन होता है वो अलग अलग होता है। बहुत बार बहुत सी वस्तुओं के लिए हमको जो है एकदम पतला घोल चाहिए होता है। कुछ वस्तुएं जो होती है, इडली का घोल है वो बिल्कुल अलग होगा। इसी प्रकार से अगर मैं डोसा बोलूं तो डोसे का घोल अलग होता है, भजिया जो है उसका घोल अलग होता है। और इसके अलावा अगर हमको जलेबी बना रहे हैं तो जलेबी का घोल कंपैरेटिवली पतला होता है। तो इस प्रकार पानी मिलाकर या दही और पानी मिलाकर हम ये घोल तैयार करते हैं। ये वस्तुओं को पकाने के लिए हम इसमें पानी की मात्रा आवश्यकता अनुसार मिलाते हैं। इसके बाद जो अगली प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया का नाम है ब्लेंडिंग की प्रक्रिया। जब दो वस्तुओं को या दो से अधिक वस्तुओं को एक साथ मिलाकर एक
जीव किया जाता है, तो यह प्रक्रिया ब्लेंडिंग की प्रक्रिया कहलाती है। इस प्रक्रिया को करने के लिए हम दो अलग अलग वस्तुओं को मिलाने में चम्मच का इस्तेमाल कर सकते हैं, या मिक्सर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम ब्लेंडर का इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे हमको दिख रहा है कि यहाँ पे ब्लेंडर के सहायता से जो है ब्लेंडिंग की जा रही है, जबकि यहाँ पे इन चित्रों में जो है मिक्सर की सहायता से दो अलग अलग वस्तुएं हैं और उनको मिक्स करके एक रूप किया जा रहा है। तो दो वस्तुओं को कंबाइंड करने की, जोड़ने की प्रक्रिया ब्लेंडिंग की प्रक्रिया कहलाती है। अगली प्रक्रिया जो है ब्रेडिंग की प्रक्रिया कहलाती है। सामान्य तौर पे जब हम कोई कटलेट या इस प्रकार से अगर हमको फिश फ्राई जैसे बनाना है, तो उनके लिए इवन आलू बोंडा हम जब बनाते हैं तो उसको बनाने के लिए भी कोटिंग एक करने की आवश्यकता होती है, अन्यथा जो मूल भोज्य पदार्थ है उसके बिखरने का डर होता है। तो इस प्रकार से जब किसी मूल भोज्य पदार्थ में ऊपर से किसी एक अन्य वस्तु की कोटिंग करके और उसके बाद में अगली प्रोसेसिंग की जाती है, तो वह प्रक्रिया ब्रेडिंग की प्रक्रिया कहलाती है। सामान्य तौर से इस प्रक्रिया के लिए जो है ब्रेड क्रम्ब का इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी कॉर्नफ्लावर का घोल जो है वो भी इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी सूजी जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी मैदे का घोल बनाकर भी इसको जो है लपेटा जाता है। और हिंदी में अगर मैं कहूँ ब्रेडिंग मतलब लपेटने की प्रक्रिया, हम यहाँ आपको चित्रों से बहुत स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पे ये अंडे का घोल है, अंडे के घोल में भी डालते हैं नॉन वेजिटेरियन जो वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत सी डिशेस में वो अंडे में डिप करके और फिर उसको फ्राई करते हैं। पर हम लोग जो है सामान्य तौर पे कटलेट इत्यादि बनाने के लिए ब्रेड क्रम्ब जो है उसका उपयोग करते हैं। इसके बाद में अगली प्रक्रिया ड्रेसिंग की प्रक्रिया जो है, नाम से जैसे स्पष्ट हो रहा है, सामान्य तौर पे सलाद बनाने के लिए या किसी दो वस्तुओं को, अलग अलग रूप की दो वस्तुएं हैं, उनको हमको एक साथ परोसना है तो उनको मिक्स करना या लपेटना बहुत जरूरी है। पिछले वाले में हमने देखा कि वो भी लपेटने की प्रक्रिया है, पर ड्रेसिंग की प्रक्रिया पहली वाली प्रक्रिया से अलग है। जैसे सलाद बनाते समय हम ड्रेसिंग करते हैं, ड्रेसिंग करने के लिए हम सामान्य तौर पे जो है यहाँ पे दिख रहा है मेयोनेज जो है उसका उपयोग करते हैं। मेयोनेज के माध्यम से कभी हम दही में लपेट करके सैलेड जो है बनाते हैं। हंकर्ड मिलाकर, हंकर्ड मतलब जो दही है उसको कपड़े में बांध करके जो चक्का बनाते हैं, उस चक्के को भी हम सलाद में मिक्स करके उसको एक रूप देते हैं। तो इस प्रकार से दो अलग अलग प्रकार की वस्तुओं को मिलाने की प्रक्रिया ड्रेसिंग की प्रक्रिया कहलाती है। इसके बाद ये जो प्रक्रिया है जो हम देख रहे हैं वो है विपिंग की प्रक्रिया। बीटिंग और विपिंग काफी हद तक समान है। विपिंग के माध्यम से हम अत्यधिक मात्रा में इसमें विपिंग करने से जो एयर, हवा जो है उस भोज्य वस्तु के अंदर प्रवेश करती है और उस विपिंग करने से उस एक्चुअल वस्तु का जो वॉल्यूम है बहुत अधिक बढ़ जाता है। सामान्य तौर पे यह जो प्रक्रिया है विपिंग की प्रक्रिया, जिसे मूस बनाते हैं, आपने नाम सुना होगा मूस, तो चॉकलेट मूस बनाने के लिए क्रीम और शुगर को मिला करके जब हम इस प्रकार से ब्लेंडिंग के माध्यम से उसको कंटिन्यूस बीट करते हैं, तो ये इस प्रकार से उसका वॉल्यूम जो है अपने आकार से, ओरिजिनल आकार से बहुत अधिक बढ़ जाता है। और ये जो है इसका जो रूप है ये विप्ड रूप दिख रहा है। तो क्रीम को हम विप क्रीम करके इस्तेमाल करते हैं। आइसक्रीम्स बनाने के लिए इस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। किसी भी आइसक्रीम में जब क्रीम और हम शुगर को मिक्स करते हैं तो वो विपिंग की प्रक्रिया कहलाती है। इसके माध्यम से वस्तु का वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है। अगली प्रक्रिया है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग की प्रक्रिया से मिलता जुलता आपको कंफ्यूजन हो सकता है, मैं फिर से वापस आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। ड्रेसिंग की प्रक्रिया भी मैंने आप लोगों को बतलाई कि ड्रेसिंग की प्रक्रिया हम करते हैं, और इसके पहले लपेटने की प्रक्रिया में मैंने फोल्ड आपको जो है ब्रेडिंग की प्रक्रिया भी बताई थी। यहाँ पर ब्रेडिंग
ड्रेसिंग और फोल्डिंग। ये तीनों जो है अलग अलग प्रकार आप समझ सकते हैं कि दो ठोस वस्तुओं को जब हमने मिक्स किया तो वो प्रक्रिया हमने कही थी ड्रेसिंग की प्रक्रिया। ड्राई वस्तु को मेंटेन रखने के लिए, शेप में रखने के लिए जब हम कुछ लपेटते हैं लिक्विड, तो वो प्रक्रिया जो है वो हमने उसको फोल्डिंग का नाम जो है उसको ब्रेडिंग का नाम दिया था। और यहाँ पर ये भी दो चीजें अलग अलग लिक्विड है, इन दोनों को जब एक साथ मिक्स करते हैं तो ये दो मिक्सिंग करने की जो प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया फोल्डिंग की प्रक्रिया कहलाती है। ये केक बनाते समय हम दो अलग अलग प्रकार के जो मिक्सचर्स हैं उनको मिक्स कर रहे हैं। इस प्रक्रिया में और पहली अन्य प्रक्रियाओं में एक महत्वपूर्ण बहुत फर्क है। यह प्रक्रिया बहुत आहिस्ता आहिस्ता और धीरे से की जाती है। फोर्सफुली इस प्रक्रिया को नहीं करते, क्योंकि अगर मैंने केक बनाने के लिए व्हिप्ड क्रीम लिया है या आइसक्रीम बनाने के लिए मेरे पास क्रीम है और उसमें मुझे चॉकलेट मिक्स करना है, अगर मैं बहुत तेजी से करूंगी तो जो मेरा व्हिप्ड क्रीम है उसका जो इतना बढ़ाया वॉल्यूम है वो हमारा कम हो जाएगा। इसलिए यह प्रक्रिया बहुत जेंटली सॉफ्टली की जाती है, इसलिए यह अन्य प्रक्रियाओं से अलग है। इसके बाद में एक और प्रक्रिया जो है जिसका उपयोग केक, बिस्किट्स और पेस्ट्रीज बनाने के समय या हम बेकिंग की जितनी भी प्रक्रिया करते हैं उस समय इसको बहुत आयत से किया जाता है। ये कहलाती है ग्रीसिंग, तेल लगाने की जो प्रक्रिया है। तो जितने भी प्रकार के आपके टिन होते हैं बेक करने के पूर्व, इसमें हम जो भी हमारा फैट है, चाहे वो बटर है, चाहे घी है, चाहे तेल है, हम इसमें ग्रीसिंग की प्रक्रिया करते हैं। नमकीन, मीठे सभी व्यंजनों के लिए यह प्रक्रिया कंपलसरी होती है, अन्यथा जो वस्तु हम बना रहे हैं वो इसकी तली में चिपक जाएगी और उसको निकालने में कठिनाई होगी। आपको उदाहरण के रूप में मैं बताना चाहूंगी कि जैसे हम इडली बनाते हैं या ढोकला बनाते हैं या चाहे हम अप्पे बना रहे हैं, तो हम सभी डिशेस के लिए आपने देखा होगा कि हम उसमें तेल लगाते हैं नीचे, और तेल लगाने के बाद में ही उसमें हम जो हमारा घोल है, चाहे हमारा डो है, हम उसको उसमें डालते हैं। तो यहाँ पे केक बनाने के लिए भी हम इस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं, बिस्किट्स के लिए भी करते हैं, पेस्ट्रीज के लिए भी करते हैं, और किसी पॉट के अंदर घी या फैट लगाने की प्रक्रिया ग्रीसिंग की प्रक्रिया कहलाती है। अब इसके बाद में तीसरा जो इसका भाग है टर्मिनोलॉजी, इसका शब्दावलियों का, वो कुकिंग से संबंधित है। और चूंकि हम बहुत से अंग्रेजी के शब्दों को नहीं जानते, इसलिए हम आज इनका भी अध्ययन करेंगे कि कुकिंग प्रक्रिया से संबंधित ऐसी कौन सी अलग टेक्नोलॉजी है या ऐसे कौन से टर्मिनोलॉजी है जिसको हमको जानना चाहिए। सबसे कॉमन और सबसे महत्वपूर्ण जो नाम है, अक्सर आपने सुना होगा, सौते। सौते किया हुआ करना जो है, यह थोड़े से मात्रा में जब सब्जियों को फ्लेम पे अधिक आंच पे जब खाली हम बहुत थोड़े से तेल में, स्पेसिफिक तेल भी हम यूज कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार की क्यूजीन में अलग अलग प्रकार के तेलों का इस्तेमाल किया जाता है। कभी ऑलिव ऑयल का यूज किया जाता है, कभी मस्टर्ड ऑयल का हम यूज करते हैं, और कभी हम अपना जो ग्राउंडनट ऑयल है उसका भी इस्तेमाल करते हैं। इस प्रक्रिया को हम कढ़ाई में भी कर सकते हैं, और इसके लिए जो सॉस पैन होते हैं या इसके लिए सौते पैन भी आते हैं, उनमें ये प्रक्रिया को करते हैं। एक बात इसमें ध्यान देने योग्य है, वो ये कि हाई फ्लेम पे इस प्रक्रिया को की जाती है। जस्ट स्टर करने की जो प्रक्रिया है वो इस यहाँ पर करते हैं। इसके बाद में एक शब्द अक्सर आपके सामने आएगा पाक क्रिया करते समय, जब हम प्रैक्टिकल की क्लास में करते हैं, काम शुरू करते हैं, तो एक सिमरिंग, ये कुकिंग की एक पद्धति है जिसमें भोज्य वस्तु को बिल्कुल कम आंच पर जो है पकाया जाता है, और ऐसा लिक्विड जो है जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो केवल 185 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, अर्थात कि उसमें बुलबुले उठते हैं और वहीं पे फूट जाते हैं। पूर्ण रूप से बुलबुले उसमें उठते नहीं है या उबलने की प्रक्रिया जो है वो इसमें नहीं होती है। यहाँ पे ये चित्र से बहुत स्पष्ट हो रहा है। ये सिमरिंग में केवल हल्का हल्का गर्म रहता है। यहाँ पे ये जो आधा भाग में दिखाई दे रहा है कि पानी उबलने लगता है, यहाँ पर पानी बहुत उबलता नहीं है। बबल्स इसमें आकर
फूट जाते हैं, ऊपर आने के पहले ही बबल्स फूट जाते हैं। और जब काफी लंबे समय तक सॉफ्ट करने के लिए हमको वस्तुओं को पकाना है तो हम ये सिमरिंग के माध्यम से सब्जियों को पकाते हैं। अगली प्रक्रिया जो नाम हम अक्सर बोलते हैं दैट इज स्टीमिंग, भपाना। भपाने की प्रक्रिया जो है, इस प्रक्रिया में हम स्टीमर का इस्तेमाल करते हैं, बॉयलर्स का इस्तेमाल करते हैं, या कुकर्स का भी इसमें इसके लिए जो है हम इस्तेमाल करते हैं। और हाई टेम्परेचर पे इसमें जो है वस्तुओं को रखा जाता है और स्टीम किया जाता है। इस पद्धति के माध्यम से जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि फूड का जो भोज्य वस्तु है उसका फ्लेवर, शेप, टेक्सचर और पोषक तत्व जो है वो पूर्ण रिटेन रहता है, और इसीलिए इस पद्धति से पकाए हुए भोजन पोषण मूल्य की दृष्टि से ज्यादा अच्छे होते हैं। नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी हम अक्सर सुनते हैं, उबलना, बॉइलिंग या उबालना। पानी में, अधिक पानी में जब किसी वस्तु को पकाया जाता है और हाई टेम्परेचर पे, और जब उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस से जब ऊपर हो जाता है तो पानी उबलने लगता है। उसी टेम्परेचर पे जब हम किसी भोज्य वस्तु को उबालते हैं, पकाते हैं, तो वह प्रक्रिया उबालने की प्रक्रिया के नाम से जानी जाती है। ये दोनों चित्रों से स्पष्ट है, ये अंडे को उबाला जा रहा है और सब्जियों को यहाँ पे नरम करने के लिए उबालने की प्रक्रिया की जा रही है। इसके बाद में यह प्रक्रिया, अगली प्रक्रिया जो है वो ब्रेजिंग की प्रक्रिया कहलाती है। ग्रिल करते समय, जब भोज्य वस्तुओं को ग्रिलिंग करके हम पका रहे हैं तो ग्रिल करते समय उसमें लिक्विड लगाया जाता है और उसके बाद में इसको नरम करने के लिए भोज्य वस्तु को किसी भी प्रकार से लिक्विड लगाकर जब टेंडर किया जाता है ब्राउनिंग करने के बाद, तो यह प्रक्रिया ब्रेजिंग की प्रक्रिया कहलाती है। ब्राउनिंग की प्रक्रिया किसी भोज्य वस्तु को हाई टेम्परेचर पर जब भूना जाता है और उसके कारण से उस वस्तु का ऊपर का जो आवरण होता है वो बिल्कुल भूरे रंग का हो जाता है, तो यह प्रक्रिया ब्राउनिंग की प्रक्रिया कहलाती है। हम इसको हिंदी में जब कहते हैं तो इसको भूनने की प्रक्रिया हम कह सकते हैं। हम भट्टे का भरता बनाते समय या अन्य प्रकार के जो भरते होते हैं, टमाटर को भूनने के लिए भी ये प्रक्रिया करते हैं। हाई टेम्परेचर पे हम उसको सब तरफ से ऊपर के छिलके को उसका जो है ब्राउनिंग होने के लिए रखते हैं। यह बहुत कॉमन प्रक्रिया है जिसका उपयोग हम पुडिंग्स बनाने के लिए करते हैं। इसको कहते हैं कैरामेलाइजेशन। कैरामेलाइजेशन अर्थात इस प्रक्रिया में जो सूखी शक्कर होती है उसको आंच में रखा जाता है, मध्यम आंच पे ही रखा जाता है, बिना पानी डाले। इसको जब गर्मी मिलती है तो ये शक्कर जो है धीरे धीरे पिघलने लगती है, और पिघलती है तो पिघलते समय ये डार्क ब्राउन और उसके बाद में इसका कलर जो है हल्के से गोल्डन की ओर बदलता है। और इस प्रकार से जब हम शक्कर को पिघलाते हैं तो हमको ये घोल मिलता है। तो शक्कर का अपने रूप के परिवर्तन होने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को हम कैरामेलाइजेशन की प्रक्रिया कहते हैं। ये पुडिंग है, पुडिंग के लिए इसका उपयोग हम करते हैं। इसके अलावा एक और टर्मिनोलॉजी जिसको कि हम पाक क्रिया के दौरान जानेंगे, देखेंगे और हम उपयोग में घरों में अपने लाते हैं काम में, वह है डीप फ्राइंग, तलने की प्रक्रिया। इसमें जब किसी भी भोज्य वस्तु को तेल में डालकर तला जाता है, वस्तु जो है पूर्ण रूप से जब तेल में डूबी हुई होती है, तो यह प्रक्रिया डीप फ्राइंग की प्रक्रिया कहलाती है। यद्यपि यह पाक क्रिया की प्रक्रिया ऐसी है कि जिसमें तेल का कंजम्पशन जो है वो अधिक होने की गुंजाइश हो सकती है, कंपैरेटिवली अन्य की अपेक्षा अधिक हो सकती है, परंतु इसके द्वारा चूंकि इसमें हम हाई टेम्परेचर पे वस्तुओं को जब डालते हैं तो क्रिस्पीनेस, भोज्य वस्तु जो है वो ज्यादा क्रिस्पी होती है और इसलिए लोगों के द्वारा इसको ज्यादा पसंद किया जाता है। डीप फ्राइंग के जैसा ही जो है स्टर फ्राइंग की प्रक्रिया की जाती है। इसमें भोज्य वस्तु को बहुत थोड़े से तेल में और हाई टेम्परेचर पे जब मिलाया जाता है तो यह प्रक्रिया सौटे के ही जैसा है, पर इसमें जो है हम तेल की मात्रा को कंपैरेटिवली और कम करते हैं। और इस प्रक्रिया की खासियत यह है कि यह प्रक्रिया सतत की जाती है, इसमें छोड़ा नहीं जाता है।
इस प्रकार यह प्रक्रिया कढ़ाई और पैन दोनों में की जा सकती है, स्टर फ्राइंग। इसके बाद ये जो प्रक्रिया है जो चित्रों से स्पष्ट है कि शैलो फ्राइंग है। डीप फ्राइंग का ठीक उल्टा, इसमें कम मात्रा में वसा लेकर के जो है वो भोज्य वस्तुओं को पकाया जाता है, और इसमें जो है उपयोग में लाया जाने वाला जो फैट है या तेल है या घी है, जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं फैट, वह कंपैरेटिवली कम होता है। और इस प्रक्रिया के लिए आवश्यक होती है कि हम सबसे पहले वस्तुओं को डालने के पहले जो हमारा पैन है उसको अच्छे से हीट कर लें, और उसके बाद में उस वस्तु को हम लोग डालते हैं। अगली जो प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया जो है पोचिंग की प्रक्रिया कहलाती है। सामान्य तौर पे पोच कहने से हमारे दिमाग में केवल अंडा आता है, परंतु ऐसे सभी भोज्य वस्तुएं जिनका कि हमको शेप मेंटेन रखना है, शेप को बनाकर रखना है, तो उन सब के लिए हम पोच जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें अत्यधिक मात्रा में पानी दिया जाता है और पानी में डाल करके उस वस्तु को जो है फोड़ा जाता है या छोड़ दिया जाता है, और उसके बाद में वो अपने शेप को रिटेन करके रखता है। इसमें पानी डालते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि पहले वस्तु जो है उसको बहुत ज्यादा पानी नहीं डाला जाता, और उसके बाद में ऊपर से फिर जो है हम पानी को ऐड करते हैं। आजकल जो है एग पोचिंग करने के लिए बहुत से पॉट्स आ गए हैं, और इसके अलावा हम जो छन्नी होती है, अलग अलग प्रकार की छन्नियों का इस्तेमाल करते हैं उसका शेप को मेंटेन रखने के लिए। इसमें केवल एग वाइट जो है वो चूंकि बाहर पाया जाता है इसलिए वो ही फैलता है, इसमें एग योक जो है अपने स्थान पर ही रहता है। यहाँ पर जो है वो हमको पेयर दिख रहा है, और पेयर को जो है पोचिंग की गई है। इसी प्रकार से सब्जियों को भी शेप को मेंटेन करने के लिए पोचिंग की प्रक्रिया की जा रही है। इसके बाद में एक और प्रक्रिया हम खास करके मिष्ठान बनाने के लिए करते हैं, वो कहलाती कोटिंग की प्रक्रिया, डस्टिंग की प्रक्रिया कहलाती है। डस्टिंग की प्रक्रिया में हम केक पेस्ट्रीज बनाने के बाद में उसके ऊपर जो है शक्कर या चॉकलेट का जब पाउडर छिड़कते हैं, तो ये ऊपर से चॉकलेट और शक्कर के पाउडर को छिड़काव करने की प्रक्रिया डस्टिंग की प्रक्रिया कहलाती है। आशा है कि आज आप लोगों को जिन जिन मैंने टर्मिनोलॉजी शब्दावलियों के बारे में जानकारी दी, आप लोगों को इन सब के माध्यम से निश्चित तौर पे प्रैक्टिकल में भी इसलिए उपयोग में आएंगी, और इसके अलावा आप लोगों के जो यूनिट है उसमें भी इसका इस्तेमाल आप कर सकेंगे। अगर आप लोगों को किसी प्रकार से कोई डिफिकल्टी आती है समझने में, तो आप मुझसे मेरे मेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अध्याय को तैयार करने के लिए जो इमेजेस हैं हमने गूगल से लिए थे, कुछ मैटर जो है ईपीजी पाठशाला से और डॉक्टर अरुणा पालरामाधन की किताब से कुछ हमने कंटेंट लिया है। आशा है आप लोगों को इसका जो मैटर है वो निश्चित तौर पे समझ में आ गया होगा। अगले हम अपने लेक्चर में उन सब इक्विपमेंट्स के बारे में देखेंगे जिनका उपयोग हम कुकिंग के में करते हैं, और इसके अलावा उन नापों के बारे में भी हम जानकारी हासिल करेंगे जिनका उपयोग हम प्रैक्टिकल के दौरान करते हैं। धन्यवाद।